नमस्कार। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इनमें से 5 राज्यों में तो साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। लिहाजा सियासत भी उसी हिसाब से गर्मा रही है। जिन राज्यों में अगले साल के शुरू में चुनाव है उनमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए सियासी दांवपेच में जुट गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में एक तरह से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रस्तावित स्टेट विश्वविद्यालय शिलान्यास किया। सरकार के इस कदम को कृषि कानूनों से नाराज जाट किसानों को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जाट किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में अहम भूमिका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 से 13 जिलों में उनके वोट किसी की भी जीत और हार को तय करने में अहम भूमिका रखते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को उनको भी जमकर याद किया। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहां के किसानों के लिए बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कई कामों को गिनाया है, जैसे ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ का भुगतान और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का नया रिकॉर्ड। आइए सुनते प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। तो आपको बता दें, सियासत को गरमाने का एक तरीका ये भी है कि विकास के कामों को गिनाया जाए या विकास के वायदे किए जाएं, और एक दूसरा तरीका जो ज्यादा चर्चा में आ जाता है वो है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, वो है भड़काऊ भाषण देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यही एक तरह से आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रविवार को एक सभा में समाजवादी पार्टी के दौर पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान शब्द का जिस अंदाज में जिक्र किया उसकी काफी आलोचना भी हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनका सीधा निशाना रहा। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। तो अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में देर नहीं की। आइए सुनते हैं अखिलेश ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। और आपको बता दें, बाकी विपक्षी दलों ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को समाज को बांटने वाला बताते हुए उसकी तीखी आलोचना की। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो नफरत करें वो योगी कैसा है। उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इसी पर आदित्यनाथ से सवाल भी पूछे हैं। योगी जी को ये बताना चाहिए, जो पिता जान कहने वाले लोग हैं उन लोगों को कितने रोजगार उपलब्ध कराएं, कितने लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं काम कर रहे हैं।
तो ये तो केवल और केवल धर्म और जात की राजनीति भाजपा के लोग जो है कर रहे हैं। अब तो चुनाव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है काम तो कुछ किया नहीं। इनका महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होगा, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं होगा। तो सवाल यही है कि बीजेपी की रणनीति आगामी चुनावों में क्या रहेगी। प्रधानमंत्री विकास की बात और मुख्यमंत्री भड़काऊ बयानों के जरिए क्या अपना लक्ष्य साधेंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी की नीति बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगी? क्या विपक्षी दल मजबूत हैं और क्या वे बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है, तैयारी, उसको चुनौती दे पाएंगे? इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और बीजेपी के नेता सुनील भराला हमारे साथ जुड़ेंगे। तो घनश्याम तिवारी जी, मैं पहले आप ही से अगर शुरुआत कर लूं, जो इस समय प्रधानमंत्री की आज जो रैली हुई और जो बीजेपी की जो पूरी चुनावी तैयारी होती है, क्या आपको लगता है विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी, तैयार है इस चुनौती को झेलने के लिए? नमस्कार निधि जी, आपको आपके कार्यक्रम के तमाम दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 2-3 बातें कहूंगा। प्रधानमंत्री जी की आज रैली थी और वो ऐसे समय में हो रही है जब कुछ किलोमीटर दूर उस रैली स्थल से सैकड़ों बच्चे जान गंवाने पे मजबूर हैं। ऐसे स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जान गंवा रहे हैं, यमराज के दूत उत्सव मना रहे हैं, रोते बिलखते माँ बाप दर दर जा रहे हैं, भाजपा के नेता ढोल बजा रहे हैं। ये ढोल क्यों बजा रहे हैं? ये इनका लोक कल्याण पत्र है 2017 का। इसमें से आप कोई पन्ना उठा लीजिए, आप रोजगार का पन्ना उठाइए। कहते हैं कि 70 लाख, पहला इनका पॉइंट है रोजगार पे, 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, प्रदेश की 90% नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करेंगे। बेटियों को कहा कि घनश्याम जी, जब बीजेपी के नेता आएंगे हम उनसे पूछ लेंगे। ये मैं तो समाजवादी पार्टी की तैयारी की बात कर रही हूँ। क्या आपको लगता है जो ये बीजेपी की जो मजबूत तैयारी होती है, प्रधानमंत्री पहुंच गए, उन्होंने चुनावी यूपी का बिगुल एक तरह से बजा दिया आज, क्या उस चुनौती को आप लोग उसके लिए तैयार हैं? तैयारी क्या है जमीन पर? समूची जनता तैयार है, जिसने जब जिस प्रधानमंत्री को और जिस मुख्यमंत्री के लिए के पास एक शब्द नहीं थे उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को इस वक्त खो रहे हैं, एक शब्द नहीं, एक श्रद्धांजलि नहीं। जिस सरकार ने गंगा में लाशें तैरने दी और कह दिया कि सबके पास ऑक्सीजन है, जिस सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, जो प्रधानमंत्री जो है वो ताली और थाली बजवाते रहे, जनता इनको खदेड़ने के लिए तैयार है और उन्हें अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके काम में और उनकी भाषा में एक संयमित नेतृत्व दिखाई देता है जो प्रदेश की चर्चा को पुनः रोजगार पे लेके जाएगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे नहीं। तो प्रदेश की चर्चा को पुनः इस चीज पर लेके आएगा कि हाथरस की बेटी जिस कांड को 1 साल आज हो रहे हैं उस तरह की घटनाएं ना हो। प्रदेश में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था और उस इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है वो बेहतर हो सके। सैकड़ों किसान मर गए, वो चर्चा प्रदेश की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी की आपने अहम बातें की और सुनील भराला जुड़ेंगे हमारे साथ, अब उनसे तमाम सवाल पूछेंगे। विनोद जी, मैं आपसे आपका आंकलन चाहूंगी। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बात कही स्टेट लेवल पर, फिर उन्होंने जिस तरह से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, तो क्या ये बीजेपी समझ गई है कि जो किसानों के मुद्दे हैं वो और साथ ही जो रोजगार है वो 2 बड़े मसले हैं और उन्हीं को आज प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया है? देखिए, जो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी बनी है उसके बारे में एक बात तो हम सबको माननी चाहिए, घनश्याम जी भी मानेंगे इस बात को, नतीजे कुछ भी हो, चुनाव वो पूरी ताकत से, पूरे दमखम से लड़ती है और पूरी तैयारी से लड़ती है। नतीजे जैसे भी हो, चाहे वो दिल्ली के नतीजे हो, चाहे बंगाल के नतीजे हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे कहीं के हो, लेकिन चुनाव पूरी ताकत, या यूपी के नतीजे रहे हों, चुनाव पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव होने हैं। विपक्ष की तैयारी अपनी जगह होगी, जैसी भी होगी, घनश्याम जी बताएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है सबसे ज्यादा है। उन्होंने कमियां, जो उनकी कमियां हैं, जैसे कोरोना के बारे में भी तिवारी जी ने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना प्रबंधन को लेकर के बहुत ज्यादा बदनामी हुई, प्रदेश सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी, और बहुत सारे सवाल उठे। भाजपा उस बात को जानती है, भाजपा का फीडबैक है, इसलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। उन्होंने जो है किसान आंदोलन से लेकर के जो उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार किसानों के बीच में रहा है, खास करके जाट किसानों के बीच में, वैसे तो सभी रोकूंगी, मैं आपको बता दूं सुनील भराला जुड़ गए और आपने शब्द का प्रयोग किया डैमेज कंट्रोल। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या वाकई है? सुनील भराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भराला जी, जो आज प्रधानमंत्री का संबोधन था अलीगढ़ में, जो जाट नेता हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनके नाम पर विश्वविद्यालय की बात की गई,
तो क्या माना जाए, किसानों के जो मुद्दे उसको साधने के लिए जो जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% है उसको एक तरह से अपने तरफ वापस खींचने के लिए ये आज प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया या इसकी शिलान्यास किया? देखिए निधि जी, पहली बात तो जो महापुरुष हुए हैं हम उन्हें जाति में नहीं देखते हैं, और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है और हमारी पार्टी के जो चुनावी एजेंडे हैं वो एजेंडों पे नहीं हम चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल चुनाव लड़ते रहते हैं जनता के बीच में। हम विकास और सबका साथ हो उसको लेकर के काम करते हैं। अब राजनीतिक दल में बहुत सारे जो अपने विपक्षी भाई हैं वो ये कयास लगाते रहते हैं हमेशा कि हमने ये हो गया है। अब मान लो राजा महेंद्र जी की बात करेंगे तो उस पर क्या है कि अब उसको जाट बताने लगे। उनके त्याग की बात करो, उन्होंने जो त्याग किए थे उस शासनकाल में, बीएचयू को ज़मीन दी थी, उसमें सभी समाज के लोग पढ़ते हैं। मुस्लिम विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाया था। तो अब ये कोई पूछे इन लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे तपस्वी, और 2 साल से योजना बना रहे थे उनके हम विश्वविद्यालय की, और उसको पूरा ला करके उसका सारा आज अब माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी ने आज उसका वो काम पूरा किया है। तो अभी जैसे अभी कहा कि डैमेज कंट्रोल, डैमेज हमारा होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जनता सर आंखों पे बैठा के रखती है, इसलिए कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जिसमें उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा निधि जी, नंबर 1, भारतवर्ष में नहीं विश्व के अंदर वो संदेश जाता है। वाराणसी के हालात क्या थे, वाराणसी में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है, बराला जी आप और बनारस काशी आ जाइए, विश्वनाथ बनारस पे जी अलग के से जो एक दिन कॉरिडोर चर्चा को करेंगे। बना आज करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन पर मैं वहीं आ रहा हूं। मैं बराला जी। अयोध्या की भी बात बताऊंगा आपको, अयोध्या मैं की भी तो चतुर्भुज जिक्र करेंगे, योजनाओं बात की भी बात करेंगे ही। बताऊंगा, मेरठ एक्सप्रेस वे की भी बात बताऊंगा मैं जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग, पुनः मैं आपको फिर कहता हूं इस बात को कि हम लोग जो हैं, हम मान लो अगर हमारी किसी भी योजना का लाभ हम दे रहे हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूं अपने श्रम कल्याण की, कि जब हम कन्या विवाह का पैसा देते हैं भाई आपने श्रम कल्याण की बात कर ली भराला जी, तो मुझे आपसे सवाल पूछना ही पड़ेगा। जो आज प्रधानमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की है, इसका मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री समझ गए कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार इतनी बड़ी समस्या है, तभी प्रधानमंत्री ने जोर देकर इस पर इतनी चर्चा की और इतना ध्यान दिया है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या यूपी की, और इसलिए प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में बार बार पूरा ये रणनीति के साथ लाना पड़ा है, क्योंकि रोजगार है हमारे देश में समस्या और यूपी में भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक विषय इस पर, रोजगार पर भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3.5 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को सुविधा पर जॉब दिया है, नौकरी दिया है। और लगभग आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों को हमने रोजगार, उससे भी अधिक नरेगा उसको दिया है। दूसरा हमने रोल पर जो दिए हैं वो भी 1 लाख, यानी कि 6 लाख रोजगार हमने अभी सर्जन किए हैं, अभी हम और कर भी रहे हैं। तो वो आपको क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है उस फोरम में कि हल्ला नहीं मचाते हम लोग उस काम को पूरा करते हैं जो हम जिस बात को हम वादा करके आते हैं। बिल्कुल भराला जी, अगर तो आपने उसी पे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लगे ये हुए सही हैं। है, ये लाखों जहां किसान की आप बात करते हैं निधि जी, सही है, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता निधि जी मैं एक बात और धन्यवाद भी करता आपको हूं करेगी अगले साल, मैं अगर ये दूसरी आंकड़े निधि सही जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन मैं के। अभी एक 30 सेकंड में एक बात, हाँ बिल्कुल जी, और 30 सेकंड में एक बात और बताना चाहूंगा। जहां ये किसानों की बात कर रहे थे हमारे भाई लोग अभी, तो किसानों को जो हम कहते कि खदेड़ देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रथम दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने 38,000 करोड़ रुपए किसानों का उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ,
करने का घोषणा जो चुनाव में किया था, चलिए ये बात भी उसको बहुत अच्छी त्वरित है। अगर तरीके ऐसा से है उसको घोषणा दिया और गया। जमीन पर कितना तो होता है भराला जी, बहुत ये अच्छा है। आप उसको, आप नहीं, घोषणा जमीन पे नहीं, उस पर किसान निधि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में देखिए आप, और जहां झुग्गी झोपड़ी बस्ती गरीब की बात होती है, अगर घर की छत गिर जाती है, टूट जाती है, तो हम उस पर 2.5 लाख रुपए सीधा उसके खाते में भिजवा रहे भराला जी, हैं। अगर तीसरी इतना बात मैं मार्मिक यही बताना हृदय है, चाहूंगा कि अगर इतना प्रधानमंत्री मार्मिक ग्रामीण हृदय है, और तो उसको आज आविष फिरोजाबाद के तो जो हम लोग बच्चे, जहां इस जो प्रकार बुजुर्ग से वहाँ पे- कार्य कर रहे भराला हैं, जी तो सुनिए, ये जो जब आप इतने अगर बच्चे बारीकी से हमारी और चीजों बुजुर्ग को मारे गए, देखोगे, उनको जी, याद जी, तक नहीं जी, किया। जी, आज जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये इतना डेंगू फैला हुआ है और राज्यों में भी फैला हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जान गई है, तो जिक्र तो किया जा सकता था ना, किसी ने नहीं किया जिक्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मैं एक बात निधि जी और बता देता हूं, इसी पे आपका जो कह रहे हैं आप, सारे अस्पतालों को, जितने भी जिला चिकित्सा अस्पताल है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, आवाज चली गई, तो मैं उस पे भी आपको बताना चाहूंगा। अस्पताल में बेड नहीं है एक फिरोजाबाद ये में, कहना सर। चाहूंगा कि 20 आप दिन हो देखिए, गए, 20 दिन हो नहीं, गए, मैं बेड दूसरी नहीं है। निधि जी मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर कि जिस प्रकार से पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जब कोरोना की महामारी वैश्विक चली थी और उत्तर प्रदेश में जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नेता थे जो वो अकेले वीर की तरह कोरोना काल में निकल गए थे और वो सब जगह गए थे, जिले जिलों के भ्रमण किए थे। उस समय अस्पतालों का पूरा निरीक्षण किया गया था। मैं आपको बता दूं, अभी जहां वहां परिवारों के मलेरिया डेंगू फिरोजाबाद में और आसपास के इलाकों में तो जो हमारी जिला सरकार अस्पताल है, जो वहाँ है पे वो बेड काम नहीं करती मिल है, रहे कहते बच्चों नहीं, को, हमारा नेतृत्व जो है काम करता है। वहाँ पे बच्चों को बेड नहीं नहीं, मिल बच्चा- रहे। बच्चों बहरहाल की जहाँ आपकी ध्यान आप में ला रही हूँ, बीमारी की संज्ञान ले जहाँ लीजिएगा, बात कर रहे आपके हैं, ध्यान में ला रही हूँ, आप वहाँ संज्ञान ले पूरी लीजिएगा उपलब्धता के साथ आप जी। हम लेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि हमने पूरी उसको तैयारी के साथ वहाँ सारी व्यवस्थाओं को चाक चौकंद करने के लिए निर्देश हमारे अमित मोहन जी प्रमुख सचिव वो लगे हुए हैं और सारी चीजों को अमित मोहन जी लगे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपकी रणनीति है उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, वो कह देते हैं कि योगी कैसे जो नफरत की बात करते हैं, क्या इससे पर्याप्त होगा चुनौती देने के लिए बीजेपी को? निधि जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा आप सबको कि आज मौका दिया है और आपके सारे व्यूवर्स को। मुझे आने में देर क्यों हुई, क्योंकि मैं वाराणसी से हूँ। कभी कांग्रेस की सरकार में सड़कों को लेकर के एक नारा हुआ करता था कि गड्ढा मुक्त पुस्ता युक्त। आज वाराणसी की सड़क इस तरह की है कि नारा बदल कर गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि गड्ढा युक्त, पुस्ता मुक्त, जाम युक्त। बिल्कुल, हालांकि मैं जी बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी थी। हमारे साथ घनश्याम तिवारी है। घनश्याम जी, आपने सुना भराला जी को, वो कह रहे तमाम तैयारियां, फिरोजाबाद में जो स्थिति को याद कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमने तो भैया बोल दिया है और संज्ञान लिया जा रहा है। देखिए निधि जी, ये स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनका झूठ जिंदा रहना चाहिए। बच्चे मर जाएं, वृद्ध मर जाएं, महिलाएं मर जाएं, हाथरस की बेटी मर जाए, लाशें तैरती रहे, लेकिन उनका झूठ जिंदा रहना चाहिए। और भराला जी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनका झूठ जिंदा है, चाहे कितनी भी लाशें बिक जाए। एक श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री नहीं दे सकते, एक श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, झूठ जिंदा है। कैसे झूठ जिंदा है? कहते हैं 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अभी गिरा रहे हैं कि इन्होंने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया, कोई कहता है 3 लाख लोगों को रोजगार दिया। इन्होंने कहा था कि हर उत्तर प्रदेश के शहर में 15 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। आप बताइए कौन से शहर में 15 मिनट में उपलब्ध है एम्बुलेंस? इन्होंने जो जो वादा किया था, ये पुस्तिका है इनकी, इसमें से कोई भी पन्ना उठा लीजिए कि बेटियां जब 21 वर्ष की होंगी तो उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, कोई बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसे लैपटॉप दिया जाएगा। कोई एक वादा तो पूरा कीजिए, किसी पन्ने पर पहली बात जो लिखी हुई है उसको तो पूरा कीजिए। 6 जगहों पे मेट्रो बनेगी, 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज बनेंगी। देखिए प्रधानमंत्री जी आज वहां पर अलीगढ़ में गए थे, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा अलीगढ़ की पहचान अलीगढ़ के ताले से है। आप ये सोचिए कि इस प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, समूचे उत्तर भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, NIRF की रैंकिंग में टॉप 20 यूनिवर्सिटी कौन सी है, जिसके कार्यक्रम में आप गए थे, राजा महेंद्र प्रताप, वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, किस यूनिवर्सिटी को जमीन दी थी? घनश्याम जी, मैं इसी से निकालूंगी। बिल्कुल, ये आपका सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है केंद्र की यूनिवर्सिटी, इसलिए इन्होंने एक स्टेट यूनिवर्सिटी दे दी। बीजेपी की तरफ से ये बयान है।
तो अगर संजीव मैं आपसे पूछूं, क्या इस तरह की निधि दोहरी जी, आ रही है रणनीति मुझे का आप आपकी लोग आवाज। इस दोहरी मैं रणनीति का आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? निधि जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता निधि जी, एक बात और मैं देश आपको की बताना जनता 6 चाहूंगा। वर्षों से, बराला जी सुनिए थोड़ा, बराला जी सुनिए, आपको देश सुन रहा है। आज ये आप देखिए कि चुनाव आते योगी आदित्यनाथ की पहचान क्या थी? सांप्रदायिक बातों को बोलने की। मुख्यमंत्री होने के पहले आज अब्बा जान, भाई जान, और यही वो लोग थे जो 19 के चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान की बात करते थे। अगर इन्होंने काम किया होता निधि जी, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तेहार न देना पड़ता, जहां पे बंगाल में इन्होंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री ने 25-25 रैलियां की, गृह मंत्री ने 50 से ज्यादा रैलियां की, और क्या करते हैं कि बंगाल के फ्लाईओवर की फोटो डालते हैं, बंगाल के होटल की फोटो डालते हैं, और उत्तर अमेरिका प्रदेश की। अलग है। मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तर अलग है। प्रदेश- आप देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां पर आई है, सब राम मंदिर जा रहे हैं, ये सब तो जी। आप क्या इस जो ध्रुवीकरण की बात है, क्या आप उससे चुनौती को झेल पाएंगे? मैं आऊंगी, आपने अपनी बात निधि रखी। जी एक मिनट बात जी, जी, देखिए, जी। दर्शन करना, पूजन करना व्यक्तिगत आस्था की चीज है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कॉपीराइट नहीं है, कोई भी करे। लेकिन आज गंगा के नाम पे 15 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने लुटाने का काम किया, और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि माई से कमाई करने वाला कोई कपूत है तो वाराणसी के सांसद महोदय ने गंगा को एकदम बर्बाद कर दिया है। बनारस की बात ये करें, स्थिति है। ठीक है घनश्याम तिवारी, जो ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज अखिलेश ने जवाब दिया अब्बा जान के उसका, कि क्या मुख्यमंत्री शायद घबरा रहे हैं, जमीन उनकी कमजोर हो रही है, लेकिन क्या ये एक पूरी रणनीति है बीजेपी की कि आपको सिर्फ एक विशेष समाज के से ही जोड़ के रख दिया जाए? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के बारे में एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे 2017 की, तो कम से कम 4 मंत्री ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 2 और मंत्री, जिनके ऊपर चार्जेस, उनके एफिडेविट के हिसाब से चार्जेस हैं टू प्रमोट एनिमिटी अमॉन्ग बेस्ड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो ये उनकी चैंपियनशिप है, ये इनका कोर शमशान कब्रिस्तान की दास्तान इनका कोर एजेंडा है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए कि जब तक चुनाव आएगा तब तक उत्तर प्रदेश में ये नफरत के इतने बीज बोएंगे जब तक जनता ये नहीं ठान लेगी कि हम इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे और हम खुशहाली की राजनीति पे ध्यान देंगे, तब तक ये अपने नफरत के बीच बोते रहेंगे। इनका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, और उत्तर प्रदेश ठीक है, आपकी उसके लिए क्या तैयारी होगी ये एक अहम देखना रहेगा। विनोद जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका आंकलन क्या है? एक तो विपक्ष बिखरा हुआ है, अलग अलग है, कोई साथ भी नहीं आ रहा है, सब अपनी अलग अलग रैलीज कर रहे हैं। प्रतिज्ञा रैली कांग्रेस करेगी, आज आम आदमी पार्टी ने तिरंगा रैली की, समाजवादी पार्टी की अपनी। तो उस लिहाज से क्या जो विपक्ष का बिखराव है, क्या जो ये विपक्ष इस समय यूपी में मौजूद है, वो चुनौती दे पाएगा बीजेपी को? देखिए निधि जी, अभी इस चुनाव में 6 महीने बाकी है, और विपक्ष की जो लड़ाई है, विपक्ष का जो कार्यवाही है, वो अब शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पहले से तैयारी कर चुकी है, और ये कहना कि चुनौती दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा भी बहुत जल्दी है। आप याद कीजिए, बिहार के चुनाव में 2 महीने पहले तक कोई नहीं कहता था कि तेजस्वी यादव इतनी कड़ी चुनौती दे देंगे। हर आदमी ये कह रहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है वो बिहार क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन उसके बाद चुनाव को जिस तरह तेजस्वी यादव ने उसने बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाया, और आखिरकार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन किस तरह जीता, कितनी मशक्कत के बाद जीत पाया, ये हमारे सबके सामने है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2017 की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल भी 2 महीने पहले ही बना था। उसके पहले कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 325 सीटें ले आएगी। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी का गठबंधन हुआ था, तो हर आदमी ये कह रहा था, मीडिया में भी परसेप्शन था कि कुल मिलाकर ये गठबंधन जो है ये सरकार दोबारा बना लेगा, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव जो है आपने आखिर आते आते तक क्या मोड़ लेगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पेच है जो भराला जी को भी सुलझाने हैं, और घनश्याम तिवारी को भी सुलझाने हैं, और संजीव सिंह को भी सुलझाने हैं, इनकी पार्टियों को। बिल्कुल। तो आप जुड़े, आप सब लोग जुड़े, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जल्दबाजी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और बीजेपी की पूरी तैयारी, अब देखना होगा कि विपक्ष का एकजुट मजबूत ताकत से चुनौती दे सकता है बीजेपी को कि नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद एक बेहद खास खबर आपको पानी से जुड़ी हुई दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
क्या आपने कभी सोचा कि लगातार बारिश होने के बावजूद दिल्ली प्यासी क्यों रह जाती है? क्यों दिल्ली को पानी के लिए दूसरे राज्यों का मुंह देखना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि दिल्ली ने अपने पानी के भंडारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन्हें एक तरह से समाप्त कर दिया। ये है दिल्ली के तालाब। इनमें से कई अतिक्रमण का शिकार हो गए तो कई सूख गए। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। बारिश के वक्त दिल्ली की सड़कें, नदियों और बहुत सारे इलाके तालाब में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली के असली तालाबों की हालत क्या है? द्वारका के सेक्टर 8 में नगर निगम के इस तालाब का नाम ही जल शक्ति तालाब है, लेकिन आसपास पक्का निर्माण होने से इस तालाब में न तो बरसात का पानी आ पाता है और न ही पास की नहरों का। लिहाजा ज्यादातर समय ये सूखा होता है। सेक्टर 8 का ये तालाब है। ये मानसून बहुत भारी बारिश आई है, लेकिन जितना भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का पानी है, जो एक ट्रंक ड्रेन 2 है आपको दिखाई, उसका सारा पानी इसमें भर सकता था। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा पानी इसमें आया जो आसपास का आया है, वो ट्रंक ड्रेन 2 का सारा पानी निकल चुका है, नजरगढ़ ड्रेन में मिल चुका है। ये पानी की बर्बादी है। मानसून में यह तालाब पूरा भर जाना चाहिए था, लेकिन यह पानी नहीं भरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। अब ये आप देखिए, 11 सितंबर को इस बरसाती ड्रेन में किसी नदी के तरह पानी बह रहा था। सोचिए अगर इसका पानी ऐसे तालाबों में चला जाता तो उससे दिल्ली के तालाब और पानी के सूखे स्रोतों को एक नई जिंदगी मिल सकती थी। ये द्वारका सेक्टर 20 में ट्रंक ड्रेन 2 है, जो कि कुछ सेक्टर से और एयरपोर्ट से पानी लेकर आती है। ये इधर नजरगढ़ नाले में जाकर मिल जाती है। आगे जाकर आप देख लीजिए, इसमें ये करीब 7 साढ़े 7 फुट गहरी है और इसमें इतना पानी है कि 15-20 तालाबों का लबालब भर सकती है। आज काफ़ी बारिश हुई है। 11 सितंबर है 2021। अब ये सारा पानी बर्बाद जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों का राज है दिल्ली में। दोनों को बहुत बार कहा जा चुका है कि जितनी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, बरसाती नाले हैं, इनको तालाबों से लिंक कर दिया जाए। बरसाती नालों को साफ रखें और वो तालाबों में जाएगा, दिल्ली का पानी रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन ना दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सारा पानी बर्बाद जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 1000 तालाब और जल निकाय हैं। लेकिन जब साइकिल नाम की एक संस्था ने इन तालाबों की GPS टैगिंग शुरू की तो पता चला कि 325 तालाब साल भर सूखे रहते हैं और 300 तालाबों में सीवर जैसा जहरीला पानी भरा रहता है। 2-2.5 हजार एकड़ से ज्यादा का क्षेत्रफल है दिल्ली में, जहाँ बहुत सारे जोड़ तालाब हैं, अन्य गाँव में हैं, और सरकार ने कभी उनके पुनर्जीवन के लिए कोई फैसला नहीं है। इसका खामियाजा और सिर्फ वो गांव नहीं, आसपास का शहर जो बस रहा है, सब इसको भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं द्वारका में ऐसी सोसाइटी थी जहाँ लोगों को बाहर निकल के आना पड़ रहा है। दिल्ली में 100 से ज्यादा तालाबों पर अतिक्रमण भी हो चुका है। अब नारायणा तालाब की ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर सन 2000 की है, जिसमें तालाब जैसा दिख रहा है। फिर 2009 की तस्वीर और अब ये 2021 की तस्वीर है, जिसमें तालाब का नामो निशान लगभग मिट सा गया है। कंक्रीट के इस जंगल को बसाने की सनक में हम ये भूल गए कि आने वाली पीढ़ी को कैसे साफ हवा और पानी मिलेगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।